नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल अरिहंत ऑनलाइन क्लासेस। आज हम करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट 2। तो हमने कहानी छोड़ी वहां थी जहां पर क्या हुआ था कि जो थर्ड स्टेट के लोग हैं वो निकल गए थे डिस्कशन से बाहर, मीटिंग से बाहर। उन्होंने बॉयकॉट कर दी थी, बोला था हमको आपसे मतलब नहीं भैया, आप हमारी नहीं मानेंगे तो हम आपकी नहीं मानेंगे। वाद विवाद हो गया, निकल गए। और 20 जून की तारीख को वो लोग निकले। तो 20 जून की तारीख को वो लोग इकट्ठा हुए हैं इंडोर टेनिस कोर्ट पे। इंडोर टेनिस कोर्ट है, कहाँ पे है? वर्साइलिस में है ये। वहां पे ये लोग इकट्ठा हुए हैं और कह रहे हैं कि अब आपकी भैया हम देखो बात नहीं मान पाएंगे, आपने हमारी नहीं मानी तो एक काम करता है हम अपने अपने हिसाब से चलेंगे। और इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली का मतलब क्या? नेशनल असेंबली का मतलब ये कि ये कह रहे हैं कि अब फ्रांस के लिए हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। एक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाएंगे जो किंग की पावर को कम कर दे, क्योंकि भाई देखो किंग क्या है, राजा है, अपने मन की कर रहा है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं, तो कुछ भी किए चला जा रहा है जिसका कोई सेंस नहीं है। तो एक हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिससे किंग की पावर के ऊपर क्या आएंगे, रिस्ट्रिक्शन आएंगे। किंग कुछ गलत करेगा या कुछ गलत होगा तो उसको कम से कम कोई कुछ बोल सकता है। अब ये नेशनल असेंबली बनाने के लिए बैठ तो गई इंडोर टेनिस कोर्ट पे 20 जून से ही, लेकिन इसमें जो एक बड़ी अच्छी बात कह लीजिए या स्ट्रेंज बात कह लीजिए वो ये है कि जो इनके प्रमुख लोग हैं, मेन लोग हैं, एक का नाम है मिराबियो और दूसरा का नाम है एबेसेस। ये दोनों लोग क्या है, ये दोनों ही लोग थर्ड स्टेट के मेंबर्स नहीं है। मिराबियो है नोबेल फैमिली की, अच्छी फैमिली से है, नोबेल फैमिली से है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको लगता है भाई गलत हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, किंग की पावर पे रिस्ट्रिक्शन आने चाहिए और प्रिविलेजेस बाय बर्थ नहीं मिलने चाहिए। सेम गोज विद द एबेसेस। ये एक प्रीस्ट है, उसके बावजूद भी ये मानते हैं कि भाई प्रिविलेजेस बाय बर्थ जो इन दोनों को भी शायद मिल रहे हैं वो नहीं मिलने चाहिए और वो गलत है। तो ये दोनों इनके सपोर्ट में आ गए हैं और यही दोनों मेन लीडर्स में से एक है किसके, नेशनल असेंबली के। अब इधर तो ये सब हो रहा है, किंग ने कोई भाव नहीं दिया कि तुम भाई नेशनल असेंबली बनाओ या क्या बनाओ, हमको फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि तुम मेरा बिगाड़ क्या लोगे। लेकिन होता क्या है, इस बार पड़ी है ठंडी बहुत ज्यादा, और ज्यादा ठंडी की वजह से हुआ है क्रॉप्स हो गई है बेकार। अब विंटर हार्श है, क्रॉप्स बेकार है, इसका मतलब है कि फूड का दाम ऊपर जाएगा। फूड यहाँ पे मेन फूड है ब्रेड, और ब्रेड का दाम चला गया है ऊपर। तो वुमेन्स लंबी लंबी लाइन में लगी है ब्रेड लेने के लिए। बहुत देर इंतजार करने के बाद क्या किया है, उन्होंने शॉप्स पे हमला बोल दिया है। और हमला बोलने के बाद उन्होंने शॉप्स को क्या कर लिया है, लूट लिया है, लूट ले गई है। अब इसके बाद याद है हमने एक ओवरव्यू पढ़ा था फ्रंट पेज पे, जिसका हमें कोई सेंस नहीं समझ में आया था कि अचानक से कहां से आ गया। मैं जिसको बोलता हूं कि क्लाइमैक्स सीन है जो पहले डाल दिया जाता है, वो सीन अब यहाँ पे आता है। यहाँ पे क्या हुआ, इसके जस्ट बाद किंग ने 14 जुलाई को पेरिस सिटी में ट्रूप्स भेजे, और उसके बाद जो बेस्टाइल का ब्रेकआउट हुआ, तो आप सबको पता है कि किस तरह से ट्रूप्स, किस तरह से लोग इकट्ठा हुए थे, 7,000 लोग, और सारा हमला किया था। वो सब अभी यहाँ पे हुआ। अब इसके वजह से क्या हुआ, र्यूमर्स फैल गए, अफवाहें फैल गई। अफवाह कुछ ऐसी फैली कि जो पीजेंट्स थे उनको पता चला कि किंग ने या नोबल्स ने ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जो उनकी क्रॉप्स को बर्बाद कर देंगे, जला देंगे, बेकार कर देंगे। इस डर से पीजेंट्स ने क्या किया, अटैक कर दिया है चैटियो को। इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसा आता है शैट्यो जैसा, तो शैट्यो को अटैक कर दिया है। अब शैट्यो कौन है? ये वो लोग हैं जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ना कोई किंग से या नोबल्स से कोई ना कोई लेना देना है, और ये टारगेट बन गए हैं किसके, पीजेंट्स के। इनको अटैक कर दिया है। सिर्फ अटैक नहीं किया, अटैक करने के साथ क्या, जो लूटेड ग्रेन्स स्टॉक, जो ग्रेन्स का स्टॉक था उसको लूट लिया गया, ले गए हैं। भाई आए थे, अटैक किया, ऐसे कोई फायदा मिलता नहीं, कम से कम कुछ खाने पीने सामान ले गए, और जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी बंद कर दिए। डॉक्यूमेंट्स बंद करने का ऑब्जेक्टिव रहा होगा कि कोई लोन्स के डॉक्यूमेंट रहेंगे होंगे या कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट रहा होगा, इसलिए उसको जला दिया, सबूत सारे मिटा दिए। अब ये जो 3-4 फैक्टर्स हैं, इसने कहीं ना कहीं हमारे किंग पे दबाव बना दिया है, उसके ऊपर दबाव आ गया है कि भाई हो रहा गलत, और ये तैयार हो गए हैं भाई साहब रिकॉग्निशन देने को। किसको देने को? नेशनल असेंबली को, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता था उस नेशनल असेंबली को। उन्होंने कहा भाई चलो हम तुमको रिकॉग्निशन दे देंगे। अब इसमें किंग की कोई अच्छाई नहीं है, इट्स नॉट हिज गुड, बट ये है क्या कि अब इतना दबाव है कि उनको पता है कि इसके बाद तो मेरा नंबर है, या तो मैं मार दिया जाऊंगा या तो मेरी पावर खत्म हो जाएगी। तो उसने कहा पावर खत्म करा लेने से अच्छा है, बेहतर होगा कि पावर को थोड़ा कम करा लिया जाए। तो उसने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी, बोला भैया ठीक है, जैसा आप चाहते हैं वैसा कर लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। तो नेशनल असेंबली ने कहा कि ठीक है भाई। तो अब कहानी में एक नया पॉइंट आता है 4 अगस्त की रात को 1789 में, जब क्या करती है असेंबली, एक
डिक्री को पास करती है, जैसे एक बिल पास होता है, जैसे कोई लॉ पास होता है, वैसे एक डिक्री पास करती है कि भाई आज से सारा फ्यूडल सिस्टम खत्म, जितने भी बर्थ प्रिविलेजेस मिल रहे थे नोबेल्स को या क्लर्की को, खत्म, अब वो आपको प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। चर्च की प्रॉपर्टी, जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी रखी थी, याद 60% लैंड था उनके पास, अब उनको सीज करे जा रहा है, भाई बिना मतलब का जमीन नहीं लेंगे, सब इक्वल बिफोर लॉ होंगे, ऐसा वाले कंसेप्ट के साथ। और इसकी वजह से जो फ्रांस की असेट है उसमें 2 बिलियन लिवरेज का इंक्रीज आ गया है। जब वो जमीनें हड़पी गई हैं, चर्च से वापस छीनी गई हैं, तो 2 बिलियन लिवरेज का इंक्रीज आ गया है फ्रांस की असेट्स में। अब ये देखिए, ये फायदा होता है जब आप हर तरफ से काम करते हैं। तो इसके बाद अब जैसे देखिए भाई, कॉन्स्टिट्यूशन कोई एक दिन का काम तो है नहीं, बनाने में समय लगता है, इंडिया में इतना समय लगा, वैसे ही इंडिया में हालांकि बाद में बना, फ्रांस में 1791 में बना, 1789 में शुरू हुआ था, 1791 में फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हुआ, लगभग ये भी 2 साल लगे। और जिसके बनते ही फ्रांस क्या बन गई, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब कहेंगे भाई मोनार्की तो हम जानते हैं कि क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं पता क्या होता है। तो बस ऐसा जान लीजिए कि मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशन का मिक्सचर, मतलब किंग का रूल तो चलेगा, किंग की बातें तो चलेंगे, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किंग को गाइड करेगा। अब इसको समझाने के लिए एक प्रॉपर चार्ट है, ये आपकी बुक में भी मिल जाएगा, जो देखने से कॉम्प्लेक्स लगता है लेकिन है नहीं। सिंपल सी बात है कि टोटल पॉपुलेशन है 28 मिलियन की, उसमें से 4 मिलियन लोगों को एक्टिव वोटर चुना गया है। अब 4 मिलियन लोग कौन है, इनके क्राइटेरिया क्या क्या है? तो क्राइटेरिया ये है कि भाई एक तो आप आदमी होने चाहिए, मेल होने चाहिए, तो वुमेन्स हो गई बाहर, यही सब वो कमियां हैं जो इस चीजें में है, वुमेन्स हो गए इससे बाहर। उसके बाद ऐसी कोई भी आदमी नहीं दे सकता, एक तो आपकी एज होनी चाहिए सर्टेन, और प्लस आपका जो इनकम है, जो आप टैक्स दे रहे हैं, वो 3 डेज ऑफ अ लेबर सैलरी, मतलब लेबर के 3 दिन की सैलरी के बराबर, वेजेस का, सैलरी नहीं वेजेस, 3 दिन की वेजेस के बराबर आपका टैक्स होना चाहिए, तभी आप इसमें एक्टिव वोटर बन सकते हो, वरना आपको पैसिव सिटीजन बनना पड़ेगा। तो ये एक्टिव वोटर्स, एक्टिव सिटीजन बनते हैं 4 मिलियन। ये मिलकर के सेलेक्ट करते हैं 8000 इलेक्टर्स को सेलेक्ट करते हैं। अब ये इलेक्टर्स भी ऐसे नहीं है कि भाई कोई भी बन जाना, इसके बाद भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज बीच में आ गए। इलेक्टर वही आदमी बन सकता है जो देश के हाईएस्ट टैक्स पेयर्स में से एक हो, मतलब अच्छा खासा मोटा टैक्स भरता हो, तो भाई आप इलेक्टर बनो, वरना आपको जरूरत नहीं। ये 8000 इलेक्टर मिलकर के नेशनल असेंबली की बेंच को चूज करते हैं, ये बेंच को चूज करते हैं ये 8000 इलेक्टर्स। और जो ये नेशनल असेंबली की बेंच है, ये क्या करती है, ये किंग पे और मिनिस्टर्स पे, दोनों पे अपना कंट्रोल रखती है कि अगर ये कहीं मिसयूज हो रहा है पावर का, तो ये उनके कंट्रोल में आ जाएंगे। प्लस एक किंग के पास वीटो पावर भी होता है रिगार्डिंग नेशनल असेंबली, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो कि नेशनल असेंबली किंग पे और मिनिस्टर पे, सब पे काबू रखती है। प्लस एक्टिव वोटर्स जज के लिए भी वोट करते हैं, अगर कोई मामला जुडिशरी के सामने जाता है तो वो भी जज के लिए भी वोट कौन करते हैं, एक्टिव सिटीजन। तो देखिए घूम फिर के जो राइट्स हैं सारे, वो किसके पास आ गए, एक्टिव वोटर्स के पास, क्योंकि भाई ये इलेक्टर्स चूज करेंगे, इलेक्टर्स नेशनल असेंबली चूज करेंगे, नेशनल असेंबली इनको गवर्न करेगी, तो भी ये इन्हीं की चल रही है, और अगर कोई जुडिशियल मैटर हुआ तो भी इन्हीं की चल रही है। कॉन्स्टिट्यूशन बना और कॉन्स्टिट्यूशन का डिक्लेरेशन हुआ, शुरुआत हुई डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स से, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। तो ये मैन के क्या क्या राइट्स डिक्लेयर किए गए? पहला था राइट टू लाइफ, भाई आपको सबको जिंदा रहने का अधिकार है, आप जिंदा रह सकते हैं, आपको जीवन का पूरा अधिकार है। राइट टू स्पीच, आपको बोलने का अधिकार है, फ्रीडम टू स्पीच है आपके पास, आप बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ एक सर्टेन दायरे में, एक सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, सर्टेन सिचुएशन में आप कुछ भी बोल सकते हैं। आपको ओपिनियन बनाने का पूरा फ्रीडम है, आप अपना कोई भी ओपिनियन रख सकते हैं, भाई ये सही है ये गलत है, आपकी अपनी मर्जी, किसी को कोई लेना देना नहीं है। और सबसे बड़ी चीज जो थी वो इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कहीं ना कहीं अभी तक फ्रांस से बहुत दूर रही है। जो बाइफर्केशन था वो खत्म हो जाता है इक्वालिटी बिफोर लॉ के आगे, चाहे आप क्लर्जी हो, नोबिलिटी हो या कुछ भी हो, अब आपको क्या हो गए, आप लॉ के बराबर, लॉ के सामने इक्वल हो गए। तो ये था आज के पार्ट में। अब अगले पार्ट में क्या आएगा, आज का तो टॉपिक कवर हो गया नेशनल असेंबली के फॉर्मेशन से लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन से लेकर, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के डिक्लेरेशन से लेकर के आपका कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स को डिक्लेयर करने तक का टॉपिक आज कवर हो गया। अगली वीडियो में आपके टॉपिक्स में आएंगे क्या क्या। अब आगे जो इसके आगे एक और ग्रुप है कहीं, क्योंकि हम अब देख सकते हैं कि 4 मिलियन तो हो गए,
लेकिन 28 में से 4 इसका मतलब 24 मिलियन जो बेसिक पीजेंट्स हैं, जो बेसिक लोग हैं, वो उनके पास वोटिंग राइट नहीं है। ये इसको आप कह सकते हैं अपर मिडिल क्लास, बट आप इसको लोअर क्लास नहीं कह सकते। तो उसके लिए काफी एक्शन लिए जाते हैं, वो अगली पार्ट में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर देख लें और उसका आंसर लिखने की कोशिश करें अगर आप लिख सकते हैं तो। थैंक यू।